तो बच्चों हिस्ट्री एंड सिविक्स क्लास 6 के चैप्टर 9 के पार्ट 1 में बेसिकली चूंकि पार्ट 2 होने वाली है, तो पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट करा था और वहां पे हमने पूरी मगध एम्पायर की एस्टैब्लिशमेंट कैसे स्टार्ट हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य का रोल रहा था मौर्यन एम्पायर के एस्टैब्लिशमेंट में, हमने इसके बारे में पढ़ा था। इसकी जो सोर्सेज है जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसकी वजह से हम जान पाते हैं कि उस वक्त की घटनाक्रम क्या थे और जिस वजह से हम लोग मौर्यन एम्पायर के बारे में अंदाजा लगा पाते, इसके बारे में हमने देखा। फिर एकोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में देखा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरी स्टोरी हमने देखी। और आज की वीडियो में हम बच्चों कंप्लीट करने वाले हैं इसके जस्ट आगे वाले जो सक्सेसर आता है, इसके जो पुत्र होते हैं बिंदुसार। तो देखो बिंदुसार की जो कहानी है ना बहुत छोटी सी है, बस 4 लाइन पढ़ते हुए बिंदुसार समाप्त हो जाती है। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था, मैं अभी बता देता हूँ कि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है और ये करीब 50 नहीं बल्कि 25 वर्ष तक शासन करता है अपने पिता के बाद। ड्यूरिंग हिज एम्पायर ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर अप टू मैसूर। इसने क्या करा था, बिल्कुल मैसूर था। देखो इधर ना साउथ इंडिया में यहाँ पे कोई इमेज जो दिख रही है, तो यहाँ पे मैसूर नजर आ रहा है, ये कर्नाटका में पड़ता है। तो कर्नाटका की जो मैसूर है वहां तक बिंदुसार ने अपने किंगडम को एक्सपेंड करा था साउथ साइड में। बिंदुसार के बाद इसका जो पुत्र होता है वो अशोका है, और अशोका का जो रूल है मौर्यन एम्पायर में वो काफी बड़ी और काफी पॉपुलर होती है। बहुत कह सकते हो अलग पहचान ही देती है मौर्यन एम्पायर को अशोका के टाइम में। तो आज की वीडियो में इसके लिए हम लोग अशोका से स्टार्ट करने वाले हैं और अशोका के बाद जाके हम लोग जो है अशोका का जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, अशोका का जो धम्म है उसके बारे में पढ़ेंगे और पूरे चैप्टर को एंड करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों चलिए एज यूजुअल वीडियो को बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बट एज यूजुअल गाइस, यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो सबसे पहले हम लोग अशोका के बारे में जानेंगे। तो अशोका जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है और बिंदुसार का पुत्र है, ये बात आपको याद रखनी है। When Ashoka ascended the throne in 273 BC, Kalinga was the only kingdom that was not under Mauryan control। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों को ध्यान देना। जब अशोका 273 BCE में यहाँ का रूलर बना, एक सवाल आपके लिए आपको बतानी है, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कब करी और धनानंद को गद्दी से हटा के खुद वो कब बैठा। और एक दूसरी प्रश्न आपके लिए बच्चों, इसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताओ मुझे, तब कि मैं जानूं कि आपने इसकी जस्ट पहले वाले जो पोर्शन से टॉपिक्स हैं उससे आपने कंप्लीट करी है। आपको बतानी है अलेक्जेंडर इंडिया में कब आता है और अलेक्जेंडर की इंडिया में पोरस के साथ युद्ध कब होता है। 2 प्रश्न आपके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं जिनके आंसर करेक्ट होंगे मैं उसे हार्ट दे दूंगा ताकि आप समझ सकें कि जो आंसर है वो करेक्ट क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अशोका से रिलेटेड 2 प्रश्न आपके लिए। तो क्या कह रहा है कि कलिंगा एकमात्र ऐसा कह सकते हो किंगडम था या कह सकते हो इलाका था जो अशोका के कंट्रोल में नहीं था। यूं कहो तो चंद्रगुप्त मौर्य या फिर मौर्यन एम्पायर के एरियाज में नहीं आता था। इस पूरी इमेज को जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा आपको अशोका के एम्पायर को दिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो ये कलिंगा, इस कलिंगा को हटा दिया जाए तो यहाँ पे कलिंगा ना एक नदी, कलिंगा जो किंगडम है वो आपका महानदी और गोदावरी नदी इन दोनों के बीच में बसा हुआ जगह था कलिंगा। ये बहुत ही कह सकते हो अपनी पोजीशन को लेकर के अपनी लोकेशन को लेकर के काफी इंपॉर्टेंट किंगडम उस वक्त हुआ करता था। तो जो कलिंगा है उसके राजा बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो डेडिकेटेड था, अपनी जमीन से प्यार करने वाला था, बहुत ज्यादा अपने लोगों को पसंद भी करता था। इस वजह से इसके पहले जितने भी बिंदुसार हो या फिर चंद्रगुप्त मौर्य हो या फिर इसके जो भी राजा आए उनमें से किसी ने कलिंगा के रूलर को हरा नहीं पाया था। तो कह सकते हो कि जब अशोका राजा बना 273 BC में, उस वक्त तक एक कलिंगा ही एकमात्र ऐसा राजा था, कह सकते हो राज्य था, किंगडम था जो मौर्यन एम्पायर के अंडर में नहीं था। इट कंट्रोल्ड द लैंड एंड सी रूट्स टू साउथ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये देखो इसकी लोकेशन कुछ इस प्रकार से है कि मान लो पूरी मौर्यन एम्पायर को साउथ जाना हो तो साउथ में जाके व्यापार करनी हो, साउथ में जाके कह सकते हो अपनी एम्पायर को एक्सटेंड करनी हो, तो जाते टाइम बीच जगह पे ये आपका कलिंगा आता था। और साथ ही साथ यदि आपको ईस्टर्न साइड में व्यापार करने हो, यहाँ के मान लो इधर ईस्टर्न साइड में आके किसी कंट्रीज के साथ व्यापार करनी हो, तो चूंकि सी में के से थोड़ी सी कनेक्टेड लैंड है, इस वजह से इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो अपने आप में बढ़ जाती है। और कई सारे जो राजाएं हैं वो सब प्रयास करते थे कि किसी प्रकार से कलिंगा को अपने अंडर में लिया जाए। कलिंगा को अशोका अपने अंडर में ले लेता है कि जो इकोनॉमी है, इसकी जो व्यापार है, उसमें 4 चांद लग जाने वाले थे। और इसीलिए इन 6261 BC, ये डेट आपको याद रखनी दो, अशोका जो है वो किंग कब बना, तो वही 273 BC में। और 273 BC के बाद जब ईयर आती है 261 ऑलमोस्ट कह सकते हो कितने साल कह सकते हो 12 साल के बाद जो अशोका है वो कलिंगा पे अटैक करा एंड कंक्वेयर्ड इट आफ्टर ए बीट स्ट्रगल। दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक और भयानक युद्ध हुआ।
दोनों की सेनाएं बहुत स्ट्रांग थी, मजबूत थी। कलिंगा भी की जो रूलर है वो भी अपने आप को हार नहीं मान रहे, वो काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने राज्य को जिताने को लेकर के, और इन दोनों के बीच में बहुत ही डेंजरस फाइट होती है। और इस फाइट की वजह से हिज एम्पायर नाउ स्ट्रेच फ्रॉम हिमालयन टू इन द नॉर्थ टू मैसूर इन द साउथ एंड हिंदू कुश इन द नॉर्थ वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्रा इन द ईस्ट। इसकी जो रीजन है, अब चंद्रगुप्त मौर्य का जो रीजन है काफी ज्यादा एक्सटेंड कर गई है। इट ऑल्सो इंक्लूडेड काबुल, कंधार, हेराल एंड पार्ट्स ऑफ नेपाल एंड कश्मीर। देखो ये बात है, ये जो है आपका अशोका वो यही नहीं रुकता है, बल्कि काबुल जो कि अफगानिस्तान में है, कंधार जो कि अफगानिस्तान में, हेराल और कुछ कुछ पार्ट्स जो नेपाल के हैं, जो कुछ पार्ट्स कश्मीर के हैं, उन सबको इसने अपने किंगडम में शामिल कर लिया। अशोका की जो विक्ट्री है कलिंगा में एक बहुत ज़्यादा गेम चेंजिंग होती है। कलिंगा की वार होती है, कलिंगा को जीतने के बाद जो अशोक है उसको बहुत खुश हो जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत दिनों से चाह रहा था कि जो कलिंगा है उसके अंडर मैथ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ जाएगी, इसके राज्य को, इसके किंगडम को काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला है। लेकिन जब ये वॉर लड़ती है और वॉर के बाद के जो रिजल्ट्स आते हैं ना, इस वजह से ये जीत तो जाता है बट से खुशी नहीं मिलती है, ये हैप्पी नहीं फील कर पाता है, ये काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगा, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो डिमोटिवेटेड होने लगा। कलिंगा डिड नॉट ब्रिंग हिम एनी जॉय एंड सेटिस्फैक्शन। तो कलिंगा की वजह से उसे कोई खुशी नहीं मिलती, कोई जॉय नहीं मिलती है। द डेथ, डिस्ट्रक्शन एंड द ग्रेट ह्यूमन सफरिंग इन दिस वॉर फिल्ड हिज हार्ट विथ सॉरो एंड रिमोर्स। ये जो ग्रेट डेथ हुई है, डिस्ट्रक्शन हुई है, ये जो इतनी सारी मौतें हुई है, इतनी तोड़ फोड़ नुकसान हुआ है ना इस वॉर की वजह से, इसने अशोका के दिल को बहुत ठेस पहुंचाया। इसे बहुत अफसोस हुआ कि हमने क्यों ये वॉर लड़ी। करीब लाखों लोग मारे जाते हैं, 2.5 लाख लोग जो है वो घायल होते हैं, जिस 1 लाख लोगों में बच्चे, बूढ़े, मर्द, इंसान, छोटे बड़े हर एक तरह के लोग होते हैं। कलिंगा वॉर बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन द अशोका लाइफ, और इसीलिए कलिंगा की जो ये वॉर होती है वो अशोका की लाइफ की टर्निंग पॉइंट साबित होती है। पर टर्निंग पॉइंट इससे कैसा तो बन जाता है। ही मेड अप हिज माइंड टू गिव अप वॉरफेयर एंड कन्क्वेट द हार्ट्स ऑफ पीपल विथ लव। और इसके बाद भी इतनी बड़ी गेम चेंजिंग होती है, उसने डायरेक्शन बदल दिया। आपने वो डायलॉग सुनी ना, बात बदल दिया, जज्बात बदल दिया, वही वाली हालत सुकाश के साथ होती है। और ये क्या करता है, उस दिन के बाद ही प्रेयर करते हैं, डिसाइड करता है कि मैं आज के बाद कभी भी किसी भी प्रकार का वॉर नहीं लड़ूंगा, और अब लोगों को जीतूंगा तो सिर्फ प्यार की बदौलत। अशोका वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्पैशन, पीस एंड नॉन वायलेंस। ये जो बुद्धिस्ट की प्रिंसिपल है, बौद्ध धर्म की जो प्रिंसिपल है, कंपैशन, पीस, नॉन वायलेंस की, इससे वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, इंस्पायर्ड होता है। ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म एंड डिवोटेड हिज लाइफ टू द मोरल एंड मटेरियल वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। और इसके बाद ये क्या करता है, इसके जीवन की टर्निंग पॉइंट साबित होती है, और ये आज के बाद कभी युद्ध न करने का प्रण लेता है। ये अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देता है, बिल्कुल सीधा, शांत, साधारण और बौद्ध धर्म को अपना लेता है, और बिना हत्या, अहिंसा के वो जो है लोगों की सेवा करने का प्रयत्न करता है। पहले जो इसकी कॉन्सेप्ट थी, इसकी जो थ्योरी थी, वो थी दिग्विजय। दिग्विजय मीन कंक्वेस्ट ऑफ टेरिटरीज, अपने आसपास के जितने सारे टेरिटरीज है उन सबको जीतना है, उसमें जीत हासिल करनी है अपने आप को। लेकिन इसके बाद जो दिग्विजय वाली इसकी पॉलिसी होती है वो अचानक करवट बदलती है और वो धम्म विजय बन जाती है। और धम्म विजय का मीन्स जो होता है कंक्वेस्ट थ्रू धर्म, यानी कि धर्म के अकॉर्डिंग, प्यार से, हर्ट से लोगों के साथ नॉर्मल और शांत स्वभाव के बनकर अहिंसा के आधार पर लोगों को जीतना है। अशोकास धर्म, द वर्ड धम्मा इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड धर्म। ये जो धम्म वर्ड है, धम्म, अशोकास धम्म, ये बेसिकली संस्कृत के एक वर्ड धर्म से डेवलप हुई है, जिसका मतलब होता है रिलीजियस ड्यूटी। धर्म मीन्स रिलीजियस ड्यूटी, यानी कि एक इंसान की जो अपने कह सकते हो सनातन संस्कृति में रहकर के उसकी जो ड्यूटी होती है, मोरल ड्यूटी होती है अपने आप, उसी ड्यूटी को हम लोग धम्म कहते हैं। अशोका की जो आइडिया है धम्मा को लेकर के, वो बेस्ड है पूरी तरह से ह्यूमन वैल्यूज पे, यानी कि लोगों की आदर करनी है, मान सम्मान देनी है। एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट इंस्पायर्ड द नोबल टीचिंग ऑफ बुद्धा, यानी कि जो बुद्धा की टीचिंग रहती है, नोबल टीचिंग, उससे इंस्पायर्ड होकर, उसके जो कोड ऑफ कंडक्ट है उससे इंस्पायर्ड होकर इसे ह्यूमन वैल्यूज को ज़्यादा महत्व देना स्टार्ट करता है। ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ धम्म इन इंडिया एंड अब्रॉड, और उसने अपनी पूरी जिंदगी उसके बाद ये राजा रहते हुए खपा देती है सिर्फ और सिर्फ बौद्धिस्ट रिलीजन को प्रचार करने में। ये जो अशोका की धम्म होती है, इसके प्रचार प्रसार में, उसको फैलाने में, लोगों तक, अन्य लोगों तक पहुंचाने की वजह, पहुंचाने और आसपास के राजाओं को इसका संदेश देने के लिए वो क्या करता है, पूरी जीवन सिर्फ धम्म को एक्सप्लेन करने में खपा देता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अशोका जो धम्म नीति को फॉलो करने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल अथवा नियम बना के रखे हुए थे। फर्स्ट उनका पॉइंट है कि पीपल शुड लिव इन पीस एंड हार्मनी। पीपल को जो है, लोगों को है बहुत ही शांति के साथ और मिलजुल के रहनी चाहिए।
एवरीवन शुड फॉलो अहिंसा, और जितने भी लोग पृथ्वी पे हैं उन सभी को अहिंसा फॉलो करनी चाहिए। अहिंसा मतलब होता है किसी भी मच्छर मक्खी तक को न मारना, किसी को बिना बेवजह तो हत्या करनी ही नहीं है। दैट इज नन वायलेंस, किसी भी प्रकार से आपको हिंसा नहीं करनी है। एंड नन इंजरी टू ऑल लिविंग क्रीचर्स, और जितने भी लिविंग क्रीचर्स जो कि अर्थ पे प्रेजेंट हैं उनमें से किसी को भी किसी भी प्रकार से आपको नुकसान नहीं पहुंचानी है। यदि यहाँ के अर्थ के लोगों को नुकसान पहुंचाते हो, प्रकृति द्वारा बनाए गए किसी भी एक जीव को क्रीचर्स को आप नुकसान पहुंचाते हो, इसका मतलब आप क्रीचर्स को नुकसान पहुंचा रहे हो। इसका मतलब कि आप क्रीचर्स की वजह से आप गॉड को इज्जत ना कर, तो ये चीजें होती है। नेक्स्ट, पीपल शुड लव वन अनदर एंड सो टॉलरेंस, पीपल को क्या करना चाहिए, एक दूसरे से लव करनी चाहिए, प्रेम करनी चाहिए, और एक दूसरे को बर्दाश्त करना, पेशेंस रखना आना चाहिए। रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर रिलीजन, और साथ ही साथ अपने रिलीजन के अलावा बाकी अन्य जो रिलीजन है उन्हें भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसे एक आदर के भाव के साथ। चिल्ड्रेन शुड ऑबे देयर एल्डर्स, जो चिल्ड्रेन होती है उसे अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को उनकी ऑबे करनी चाहिए, बेसिकली उनकी बात सुननी चाहिए, उन्हें इज्जत और रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और जो एल्डर हैं दे शुड ट्रीट चिल्ड्रेन विथ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि बच्चों को बच्चों की तरह समझ करके, वो बहुत भोले हैं, नाजुक हैं, छोटे हैं, तो उसके आधार पे ही बच्चों को ट्रीट करनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट, पीपल शुड बी ट्रूथफुल, चैरिटेबल एंड काइंड टू ऑल, जो बच्चे हैं उन्हें बिल्कुल सच्चा, चैरिटेबल मतलब लोगों को दान दक्षिणा देनी चाहिए, और बहुत ही ज्यादा दयालु बनना चाहिए लोगों, अन्य लोगों। तो ये जो आपको मेन 4 to 5 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये धम्म नीति है, और इन चीजों को अशोक अपना लेता है, और इन्हीं चीजों की पालन पोषण करते हुए, इसको फैलाते हुए पूरे ऑल इंडिया के अलावा अब्रॉड में इसको स्प्रेड करते हुए अंत में अशोका जो है वो, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोपगेशन ऑफ धम्मा। प्रोपगेशन ऑफ धम्मा दैट मींस धम्मा जो है वो प्रोपगेट कैसे करता है, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आप लोग पूरे ऑल इंडिया में फैलता कैसे। अशोका एक्ट एज पर्सनल एग्जांपल बाय स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ धम्मा एंड इंस्पायर अदर्स टू डू सेम। अशोका जो है वो खुद से एक अपने आप को एग्जांपल सेट करता है अदर लोगों के लिए, कैसे अशोका की जो धम्मा है, इसकी जो प्रिंसिपल है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो, और वो उम्मीद करता था, लोग उसे एक्सपेक्ट करता था, उसे अशोका लोगों को इंस्पायर करने का प्रयत्न करता था कि जैसे अशोका अपने आप को सेक्रीफाई कर रहा है एक अच्छा इंसान बनने के लिए, अदर पीपल भी कुछ। ही विजिटेड ऑल द प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, जितने भी प्लेसेस गौतम बुद्धा से रिलेटेड थे उन सभी प्लेस तक गौतम बुद्धा के प्लेसेस पे बेसिकली हमारे अशोका जाते हैं। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो बौद्ध गया, और इसके अलावा ही ऑर्डर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज, साथ ही साथ उसने बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज बनाने के लिए आदेश दी, जहाँ की जो बुद्धिस्ट नन है या फिर मॉन्क है वो इन आश्रमों में जाके सेंट लर्न बुद्धिस्ट स्कॉलर टू द डिस्टेंट लैंड और टू स्पेशल बुद्धिस्ट टू स्प्रेड बुद्धिज्म को बढ़ाने के लिए जो कुछ लोग ये चुनते हैं और अपने आसपास के जो राज्य होते हैं वहां तक लोगों को पहुंचाते हैं। लर्न बुद्धिस्ट, जो लर्न बुद्धिस्ट है, जो बुद्धिस्ट के बारे में, बुद्ध रिलीजन के बारे में, अशोका के धम्मा के बारे में बहुत ही बेटर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, उसने उन लोगों को बुद्धिज्म के स्प्रेड के लिए अलग अलग कंट्रीज में भेजा। एक महेंद्र नाम की बुद्धिस्ट है जो कि अशोका के पुत्र होते हैं, अपने पुत्र है, और ये पुत्री जिसका नाम है संघमित्रा, इन दोनों को श्रीलंका भेजा गया था ताकि वहां पे जो बुद्धिज्म है इसको स्प्रेड कराया जा सके, अशोका की धम्म नीति के बारे में वहां पे बताया जा सके। स्पेशल ऑफिसर्स कोल्ड धम्म महामात्र, धम्म महामात्र, तो स्पेशल ऑफिसर्स हैं जो धम्मा की देखरेख करने के लिए, रख रखाव करने के लिए, इसमें जो समस्याएं उत्पन्न होती है, लोगों को कंफ्यूजन को दूर करने के लिए प्रोफेशनल ऑफिसर्स को अपॉइंट करा गया, जिससे हम लोग धम्म महामात्र इन्फोर्स द प्रिंसिपल ऑफ धम्मा थ्रू आउट द किंगडम, पूरे किंगडम में इसका काम था कि जो धम्म नीति है उसे फैला देनी है। आगे क्या लिखा है, द प्रिंसिपल ऑफ धम्मा वर इनग्रेव्ड इन प्राकृत और रॉक्स। तो ये जो अशोका के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन हैं, अशोका के टाइम की जो हिस्ट्री की जो मेन इंपॉर्टेंट कहानियां हैं, उनके द्वारा कही गई जो चीजें हैं, उन सभी को प्राकृत लैंग्वेज में, पत्थरों में, पिलर्स में और गुफाओं में लोगों के द्वारा उखाड़ दी गई है, तो लिख दी गई है। We organized the third Buddhist council at Patliputra to discuss the way of propagating Buddhism. तो बुद्धिज्म को कैसे, जो अशोका है उसने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को भी अपने टाइम में बुलाया, और बुद्धिस्ट को होने वाली जो समस्याएं हैं, जो प्रोपगेशन में आने वाली बाधाएं हैं, उनको दूर करने के लिए बेसिकली मीटिंग करी गई। अशोकन एडिक्ट्स, अशोकन एडिक्ट्स दैट मीन्स आपको याद रखनी है कि अशोका ने क्या करा था अपने टाइम पीरियड में, कई सारे ऐसे कैसे तो हिस्ट्री में अपने आप को अंकित करने के लिए उसने क्या करा था, अपने समय में होने वाले सभी इवेंट्स को कुछ इस तरह के, जैसे इमेज में आपको दिख रही है ना, ऐसे बड़े बड़े पिलर्स में, कैसे तो केव्स में, या फिर कैसे तो बहुत सारे जो वॉल्स है, बड़े बड़े स्टोर्स है, उनमें इसने अपनी चीज़ों को, इवेंट्स को लिखवाया था, खुदवाया था। तो उसे हम लोग कहते हैं अशोकन एडिक्ट्स। क्या लिखा हुआ है, एडिक्ट्स आर द सोर्सेस ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। देखो ये जो चीज़ें हैं अशोकन एडिक्ट्स हैं जो उस समय के हैं, वो अभी के लिए हमारे लिए क्या है, तो वो एक बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली चीजें हैं। प्रोक्लेमेशंस एंड वर इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स, पॉलिश्ड स्टोन, पिलर्स एंड केव्स। तो जो उनकी इंफॉर्मेशन है वो राजा के आदेश के बाद बड़े बड़े रॉक्स में,
पिलर्स में पत्थरों के बने हुए जो गुफाएं होती थी वहाँ पे बहुत ही सावधानी के साथ और अच्छी इन्फॉर्मेशन लिखी जाती थी। एडिक्ट्स वर कंपोज इन प्राकृत एंड लैंग्वेज ऑफ द पीपल। जो एडिक्ट्स हैं, ये जो चीज़ें लिखी जाती थी वो बेसिकली कई सारे लैंग्वेजेस में लिखी गई है। एक सबसे बड़ी प्रमुख लैंग्वेज जो उस वक्त चला करता था, हुआ करता था, उसे वो कहते थे प्राकृत लैंग्वेज। और प्राकृतिक लैंग्वेज के अलावा और जो लैंग्वेजेस, जो लोकल लैंग्वेजेस होती थी जहाँ पे जो लोग हैं अब वो समझते होंगे, उन लैंग्वेजेस में इन एडिक्ट्स को लिखा जाता था। प्राकृत के बाद एक और लैंग्वेज को मतलब ब्राह्मणी स्क्रिप्ट कहते थे, तो इसका भी वो लोग इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा खरोष्ठी लिपि है और एरेमिक जो लैंग्वेजेस है इसमें भी लिखा हुआ रहता था। ओके, तो चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के एकदम लास्ट टॉपिक जो कि हमारा आइडियल ऑफ किंगशिप। क्या लिखा है कि अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये बात तुम्हें कोई डाउट नहीं है। अभी तक की हिस्ट्री में जो है, इंडियन हिस्ट्री में अशोका जो है एक अपने आप में बहुत ही ग्रेटेस्ट किंग्स रहा है। ही बिलीव्ड दैट द रूल ऑफ किंग वाज दैट ऑफ ए फादर टू हिज चिल्ड्रन। वो उनका मानना है कि एक राजा ठीक उसी प्रकार से होता है एक राज्य के लिए जिस प्रकार से एक फैमिली में उसके फादर होते हैं। जस्ट लाइक अ फादर इन हिज फैमिली, सेम ईयर अ किंग फॉर अ स्टेट ना। सो ही वर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस एंड द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। और इसलिए वो क्या करता है, लोगों की प्रॉस्पेरिटी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, जो वेलफेयर है, लोगों की सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज है, इनके लिए राजा काम करता है। ओके गाइस, लेट्स मूव। एंड अब देखते हैं हम लोग कि इस चैप्टर, इस अशोका के द्वारा कौन कौन सी चीजें करी जाती है और कैसे वो अपने लोगों को खुश रखने का प्रयास करता है, लोगों को प्रॉस्पेरिटी, उनको लिए जो वेलफेयर के जो काम है वो किस प्रकार से करता है। ही अपॉइंटेड ऑफिसर्स कॉल महामास टू कैरी आउट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स को करने के लिए उसने कई सारे ऑफिसर्स, जिसे हम लोग महामात्य कहते हैं, उसे अपॉइंट करा था। ही बिल्ट गुड रोड्स, उसने अच्छी सड़कें बनाई। एंड पेंटेड सैडी ट्रीज ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द रोड, उसने क्या करा, सड़कों को पेंट करा इसके लिए, और सड़क के दोनों साइड से हजारों लाखों करोड़ों पेड़ लगाए होंगे। वेल्स वर डग एंड रेस्ट हाउसेस वर बिल्ट फॉर एवरी ट्रेवलर्स। जितने भी ट्रेवलर्स हैं जो सड़क से आने जाना करते हैं, व्यापार करते हैं, उन सभी के लिए सड़क की कुछ कुछ डिस्टेंस पे वेल्स बनवाए, कुएं खुदवाए, और रेस्ट हाउसेस जो होती है ना आराम करने के लिए, वो बनवाया गया। हेल्थ सेंटर्स और बिल्ड फॉर पीपल एंड एनिमल्स, हेल्थ सेंटर्स भी बनाए गए लोगों के लिए। एंड लास्ट है, ऑफिसर्स वर सेंट ऑन टूर्स टू फाइंड आउट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल्स। जो ऑफिसर्स हैं, जो सरकारी तंत्र में काम करने वाले अधिकारीगण होते थे, उन्हें बेसिकली लोगों के बीच में भेजा जाता है ताकि लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनकी शॉर्ट आउट करी जा सके और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको अच्छे से फील किया जा सके। और इन सब घटनाओं की वजह से ना जो अशोका है वो एक ग्रेटेस्ट, कह सकते हो, आपका किंग बनता है इंडिया का। यहाँ देखो, वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स के लिए कौन कौन से काम करे जाते हैं, तो महामात को अपॉइंट करा गया था एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए। ऑफिसर्स को जो है वो ग्राउंड पे लोगों से मिलने के लिए, उनके प्रॉब्लम्स को जानने के लिए भेजा जाता है। जो सड़कें हैं, गुड रोड्स और बिल्ड, अच्छी सड़कें बनाई जाती है। और साइड रोड की साइड्स में बेसिकली जो है दोनों साइड ट्रीज को प्लांट करे गए हैं। जो वेल हैं, बेसिकली जो कुएं होते हैं उसको खुदवाए जाते हैं। और हाउसेस बिल्ट फॉर वेरी ट्रेवलर्स, जो ट्रैवलर्स बेसिकली ट्रैवल कर रहे होते हैं उनके लिए सड़कें के किनारे पेड्स, कह सकते हो, सड़कों के किनारे कुएं, और साथ साथ रहने के लिए जो आश्रय है उसके निर्माण करी जाती थी। अशोका ऑक्यूपाइज ए यूनिक प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन में, इंडिया के सिविलाइजेशन में अशोका अपने आप को एक बहुत ऊंचे पायदान पे पाता है तो रखता है। ही वॉज द फर्स्ट मोनार्क इन द एंशिएंट वर्ल्ड टू रिनाउंस वॉर आफ्टर ए विक्ट्री एंड प्रोक्लेम पीस एंड नॉन वायलेंस। इंडियन हिस्ट्री की पहले ऐसा राजा रहता है, मोनार्क रहता है, जो क्या करता है, रिनाउंस वॉर, उसने वॉर को उसके बाद न करने का प्रण लेता है, एंड विक्ट्री एंड प्रोक्लेम पीस, उसके बाद नॉन वायलेंस और शांति को एक्सेप्ट कर लेता है। ही चैंपियन द कॉज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड टॉलरेंस इन द वर्ल्ड्स ऑफ हिस्ट्रियर्स H.G. Wells amidst the tens of thousands of names of monarch that crowd the columns of history. The name of Ashoka shines almost alone a star. तो इसलिए जो तुम्हारे लॉर्ड, कह सकते हो, किंग अशोका हैं, इनकी काफ़ी तारीफ यहाँ की हजारों राजाओं में से यूनिक है, बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, एक्सेप्शनल है। जो इनकी कृत्य थी कि जितने भी राजा होते वो क्रूर होते थे, मारपीट करते थे, युद्ध करते थे। युद्ध करने के बाद जब जीतते हैं तो जीतने के बाद पार्टी करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। बट अशोका जो है इस कलिंगा वॉर के बाद, इतनी बड़ी वॉर को जीतने के बाद, जब लोगों की डेथ देखती है उसके बाद वो अपने आप को हृदय परिवर्तन करते हैं और वो खुद
एक बहुत ही बड़े कह सकते हो शांति स्थापित करने वाले इंसान बनते हैं, पीस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, लोगों के साथ अच्छे से रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, लोगों को प्यार से रहना सिखाते हैं। और इसीलिए जो अशोका है वो अपने आप में ग्रेट बन जाता है। कुछ यहाँ पे शॉर्ट्स में देख सकते हो, ये आपका मौर्यन एम्पायर, मैं आपको बताता हूँ साथ साथ, ऐसे हमारी आदत रहती है तो कह देता हूँ चीज़ें जो शॉर्ट्स में दिखी हुई रहती है, छोटी सी समरी टाइप से मैं दिखा देता हूँ आपको, हर एक चैप्टर की मैंने कराई है। और हाँ, एक बात और, यदि आप चैनल पर बच्चों नए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी आप क्लास 7th में जाने वाले हो तो क्लास 7 की हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इवन आपकी केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उनकी सॉल्यूशन वीडियो यदि आप चाहना चाहते हो, उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ बने रहे। चलिए कंप्लीट करते हैं। तो मौर्यन एम्पायर यहाँ पे देख पा रहे हो, इसके बारे में हमने सोर्सेज के बारे में पढ़ा कि सोर्सेज जो है वो 2 टाइप्स के हैं, एक होती है लिटरेरी सोर्सेज और दूसरा था हमारा आर्कियोलॉजिकल। फिर हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखा कि, और यहाँ पे हमने देखा कि उसने नंदा डायनेस्टी को जो है वो चाणक्य की हेल्प से फिनिश कर दिया और वहाँ पे स्टेब्लिश का उसने मौर्यन एम्पायर। फिर हमने देखा कि ही रिकवर्ड नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरीज कन्क्वायर्ड बाय अलेक्जेंडर ने जिन जिन इलाकों को बेसिकली कब्जा कर रखा हुआ था उसे अलेक्जेंडर वापस अपने में मिला लेता है। हिज एम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम हिंदू कुश इन द नॉर्थ वेस्ट टू बंगाल इन द ईस्ट। तो बेसिकली वो हिंदू कुश पर्वत जो है तुम्हारे नॉर्थ वेस्ट में, वहाँ से लेकर के बंगाल के कह सकते हो आपका ब्रह्मपुत्र रिवर तक स्टैब्लिश करके रखा हुआ है। नॉर्थ हिमालय से लेकर के नर्मदा रिवर जो आपके साउथ में है वहाँ तक बेसिकली इसने स्टैब्लिश करा था, स्टेट कर रखा था। फिर आपका विदुषार आता है, तो पिता की जो राजपाट होता है उसको इसी को, ये विदुषार को विरासत मिलती है, मौर्यन एम्पायर की गद्दी पे बैठता है और इसने मौर्यन एम्पायर को नर्मदा से लेकर के एक्सपेंड करा मैसूर तक। फिर अशोक आता है, अशोका जो है वो अपना विदुषार को हटा करके, पिताजी को हटा के अशोका राजा बनता है। अशोका जो है वो इसकी लाइफ की सबसे टर्निंग पॉइंट कलिंगा वॉर होती है। कलिंगा वॉर को ये बेसिकली देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कलिंगा वॉज द ओनली किंगडम which was not under the Mauryan control. Ashoka attacked 261 BC में बेसिकली अशोका ने उसे अटैक करा। लेकिन जो डेथ और डिस्ट्रक्शन लोगों की देखी उसके बाद जो कलिंगा वॉर की वजह से जो आपका अशोका है उसने एडॉप्ट करा बुद्धिज्म और नॉन वायलेंस को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ता है और कई सालों तक राज करता है। ही स्टार्टेड स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ धम्म एंड बिल्ड सेवरल स्तूपास, वराह एंड मोनेस्ट्रीज। बेसिकली वो क्या कहते तो ये बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लेते और बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करने के बाद बुद्ध धर्म को पूरे में वर्ल्ड में एक्सपेंड करने के लिए कई सारे जो अब्रॉड कंट्रीज है वहाँ पे लोगों को सेंड करता है और प्रॉपर एक महामात्य, एक अलग ऑफिसर्स कह सकते हैं, अपनी एक सरकार में एक अलग डिपार्टमेंट बनाती है जो धर्म का प्रचार कर सके। तो कुछ इस प्रकार से हमने देखा। आज के चैप्टर को यहीं पे कंक्लूड करते बच्चों, कुछ और भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है आप देख सकते हो यहाँ पे, अर्थशास्त्र, इंडिका, दिग्विजय, और यहाँ पे धम्म विजय है, धम्मा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और है धम्म महामात्य और एक महामाती है। तो आप इन सब के बारे में देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो की कुछ आंसर यदि आप कहो तो करूंगा, अदरवाइज मैं नेक्स्ट चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन है वो लेकर के आऊंगा। तो चलो बच्चों आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बट गाइज एज यूजुअल यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।